दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आम चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां, राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो जाटों का गढ़ माना जाने वाला पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासा सुर्खियों में है। और सुर्खियों में हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जाट राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती है, बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटों की राजनीति करने वाले युवा जयंत चौधरी का जब से नाम आया कि उन्होंने अब एनडीए में जाने की तैयारी कर ली है, तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्या मायने होंगे जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के, इसी को समझने के लिए आज मेरे साथ जो खास शख्सियत मौजूद हैं वो हैं चौधरी लखन सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, साथ साथ अध्यापक भी रहे हैं, शिक्षाविद भी हैं और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम भूमिका निभाते हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जयंत के बीजेपी के साथ जाने के मायने क्या होंगे। आइए स्वागत करते हैं चौधरी साहब। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सतपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटों की राजनीति बड़ी चर्चाओं में रही। सवाल चौधरी साहब से हो या आज जयंत चौधरी से, जब से जयंत चौधरी के बदलने की बात सामने आई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर राजनीति गर्म हो गई। क्या मायने हैं, क्या देखते हैं कि जयंत चौधरी अगर भाजपा के साथ चले जाते हैं तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए सतपाल जी, वास्तव में आपने सही कहा कि जाटों की अगर कोई रियासत है सबसे बड़ी है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहाँ एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा पंजाब साथ में लगते हैं, तो इनका सब एक जैसा सिस्टम होता है। और जहाँ तक चूँकि जयंत चौधरी एक बहुत बड़ी विरासत के मालिक हैं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी हमारे देश के जाटों के, क्या वो तो खैर सब समाज के ही थे, लेकिन स्पेशली जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह का नाम शायद बच्चा बच्चा की ज़बान पे भी रहता है। और दूसरी बात, उनके जो कार्य रहे हैं अपने इस जाट बिरादरी के लिए, वो तो जयंत चौधरी में निश्चित रूप से उनकी छवि यहाँ का जाट समुदाय देखता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये आया कि भारत रत्न देख करके वाकई चौधरी साहब का सम्मान हुआ है या सौदा हुआ है? देखिए, अब ये राजनीतिक शब्दों में अगर सतपाल जी बात करें तो आप किन्हीं सब कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि हमारा सम्मान हुआ है, क्योंकि एक जाट बिरादरी के एक प्रधानमंत्री के पद पर इतने दिनों से पूरी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में रहे हैं, तो चौधरी साहब को भारत रत्न तो बनता ही था, क्योंकि भारत रत्न की कोई परिभाषा नहीं होती कि किस व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह का जो जिस प्रकार से एक नीचे तबके के लिए सभी वर्ग के लिए उनका जो योगदान रहा था, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत रत्न को डिजर्व करते तो और मिलना भी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि यह वास्तव में एक जाट गौरव की बात है। बिल्कुल जाट गौरव की बात है। सवाल ये आता है कि भारत रत्न देना तो अच्छी बात है, चौधरी साहब को मिलना चाहिए, लेकिन सवाल ये है क्या भारत रत्न देने के साथ साथ जयंत चौधरी को पाला बदलना जरूरी था क्या? देखिए, इसमें मैं दो बातों पर एक प्रकाश डालना चाहूँगा सतपाल जी। देखिए, वास्तव में जो जाट राजनीति है, जाट राजनीति का ध्रुवीकरण निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह जी के परिवार से रहा है, और उसके के रूप में जयंत चौधरी उसको संभाले हुए हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल की जो पृष्ठभूमि है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कहीं ना कहीं तो एक शून्य बन जाट राजनीति का एक तरह से शून्य बना हुआ था, क्योंकि पहली बार दूसरे के साथ कभी गठबंधन उनके साथ, कभी गठबंधन, तो एक जाटों का एक जो वर्चस्व होना चाहिए, चौधरी साहब ने जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिना ये एक बार तो ये भी कहा जाता, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट रूठ गए तो समझो कि सत्ता चली गई। लेकिन ये एक अच्छा कदम है। वैसे इसमें मेरे हिसाब से एक जाट उत्थान का समय है अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इसलिए भाजपा के साथ जा रहे हैं कि उनके जो समर्थक थे, उनके जो सहयोगी थे, वो धीरे धीरे सब भाजपा में चले गए। अगर जयंत चौधरी ये कदम नहीं उठाते तो शायद पार्टी खत्म हो जाती।
देखिए समय के साथ चूंकि आज पहला जैसा सिस्टम नहीं रहा है, आज जाट भी पढ़ा लिखा है। पहले माना जाता था कि जाटों में शिक्षा का अभाव है, लेकिन आज मोस्टली जाट शिक्षित है और शिक्षित वर्ग आजकल ये समझने लगा है कि हमारे अपने नफ़ा नुकसान को कहीं ना कहीं समझते हैं। तो और जहाँ तक देखिए जाट एक बरादरी ऐसी है सतपाल जी, मैं आपको बताऊं, राष्ट्रवादता इसके अंदर कूट कूट के भरी होती है, इसके अंदर वीरता कूट कूट के भरी हुई होती है, देश प्रेम इसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। तो ये निश्चित रूप से ये चाहेगा कि देश हमारा किस प्रकार से आगे, चूँकि हम ज़्यादा बहुत सौदेबाजी करते होंगे बिजनेस के हिसाब से, लेकिन जाट कभी उस माइंड से सोचता ही नहीं है। वो उसको देश सबसे आगे लेकर के चलता है और उसी में शायद छवि आज जो जिस प्रकार की माहौल बना हुआ है देश के अंदर, और उसमें ये सटीक है कि एनडीए के साथ में जाके कोई खराब नहीं कर रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि चौधरी साहब तो ऐसी मानसिकता के थे कि दबना झुकना जानते ही नहीं थे। उसके बाद उनकी सत्ता को अजीत सिंह ने संभाला, वो भी पाला ही बदलते रहे, हमेशा सत्ता पक्ष में रहे। आज अगर हम बात करें जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी का भी चेहरा वही सामने आ रहा है कि वो सत्ता पक्ष में रहना चाहते हैं। क्या मायने हैं इसके? अभी मैं और एक बात पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मेरा कहना वही है कि क्या ये जो जा रहे हैं इससे इनकी छवि धूमिल नहीं होगी? नहीं, देखिए आज राजनीति की बहुत सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। हम पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बड़ा फर्क आ गया है, और जैसा कि आप पूरे एक परिप्रेक्ष्य में देख भी रहे हो, अब व्यक्तिगत किसी स्वार्थकार व्यक्तिगत किसी की धूमिल होने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आप कितना, जिस समाज से आप आ रहे हो या जिस क्षेत्र से आ रहे हो, उसको कितना दे पाओगे और कहाँ से दे पाओगे। आपने अभी चौधरी अजीत सिंह जी की बात करी थी, तो चौधरी अजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर, अगर उस समय वो मंत्री नहीं रहे होते तो जो ओबीसी में जाटों को ऐड करने वाली जो बात थी, वो लगभग उन्होंने मंत्री रहते पास भी करा दिया। बाद में हालांकि उसको सेंटर में अडॉप्ट नहीं किया गया किन्हीं कारणों से। तो कई बार अगर हमारी ये देखिए, राजनीति हमेशा अवसर का खेल है। अगर आपको अवसर कहीं बेस्ट मिल रहा है आपके अपने पार्टी के लोगों के लिए या अपने समाज के लिए अगर कहीं है, तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कोई पाला बदलने वाली बात नहीं है। अपने समाज और क्षेत्र के विकास के लिए अगर आप कहीं किसी रूप में जाते हैं तो उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है। 3 बड़ी घटनाएं 1977 में जब जेपी के द्वारा सरकार बननी थी, तो बात हुई कि चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। कहा यह जाता है कि आरएसएस के लोग थे जो पटना पहुंच गए और उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। दूसरी घटना हुई जब गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत सिंह का बंगला खाली कराया। तीसरी बड़ी घटना हुई जब हाथरस में जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। क्या इन तीनों घटनाओं को भुला दिया जाएगा? बिल्कुल, आपने जो बातें कही हैं, देखिए जो सच है, इतिहास में जो सच है वो सच ही रहेगा, और उसमें कहीं ना कहीं बातें निकल के आती हैं। लेकिन सबसे जो आपने ये बात कही ना, मैं मानता हूं कि इस तरह की घटनाएं जब आप पक्ष प्रतिपक्ष में होते हैं, तो अगर प्रतिपक्ष में है तो प्रतिपक्ष के साथ में उस तरह का थोड़ा व्यवहार ये एक स्वाभाविक है, इसमें कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ को भी मत भूलिए कि चौधरी चरण सिंह जैसा व्यक्ति जिन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। आपको याद होगा जिस समय जब जनता पार्टी बनी थी, तो जनता पार्टी में चौधरी साहब का जो कद था, जयप्रकाश आंदोलन की आपने बात करी, तो उसमें चौधरी चरण सिंह जी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। लेकिन वो समझौता नहीं करना चाहते थे किसी चीज़ से। भाई बीपी सिंह ने चाहे जैसे भी रहे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह एक लाइन के व्यक्ति थे, जो कहते थे वो करते थे। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री चाहे थोड़े दिन के लिए बने, उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया, इसीलिए कांग्रेस ने उनसे समर्थन वापस लिया। तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, घटनाएं तो हुई हैं, और घटनाएं आज मान लीजिए, अब हम पिछली बार किसान आंदोलन की बात करें तो इसमें भी हमारे जाटों को काफ़ी बदनाम किया गया कि ये जाटों के हुए। भाई किसान तो है ही, जाट तो किसान जाति से ही आता है सारा किसान, अगर, लेकिन उसमें भी एक हमारे इस वर्ग को काफ़ी बदनाम करने का प्रयास किया गया, जब ऐसा नहीं है। मैं फिर बार बार दोहरा के कहूँगा कि हमने चाहे लाठी खाए चाहे डंडे खाए, अब जयंत चौधरी वाली बात आ रही, लेकिन ये बात तो मानोगे कि उस व्यक्ति ने उस समय के माहौल के आधार पर कोई समझौता नहीं किया।
आज अगर कौम के अगर विकास की बात हो रही है, कौम के अगर सम्मान की बात हो रही है और भारत रत्न की बात हो रही है, तो वो तो छोटी चीज़ें हैं। लाठी डंडे खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ता है। एक तरफ हम ये करें कि सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे, हम वो चवन्नी नहीं जो पलट जाएं और फिर अगले ही पल पलट जाएं, तो क्या ये सिद्धांत नहीं है? ये भी तो सिद्धांत से समझौता ही हुआ। यस, मैंने वही बात दोहरा रहा हूँ मैं कि जहाँ समाज कौम की, जहाँ देश की, राष्ट्र की बात आ जाती है, उसके अगर कहीं लाभ की बात होती है तो वहाँ पर हमारे साथ व्यक्तिगत क्या बीती, मानते हैं कि वो ये सवाल जवाब राजनीति के हिस्सा हैं। अगर कहीं कोई किसी तरह की बातें की जाती हैं, उस समय के उस माहौल के आधार पर बातें की गई, तो लेकिन अगर जो बेस्ट है, जो समय जिस समय पर हमारे समाज के लिए और हमारे उसके लिए जो बेस्ट है, उसमें कदम बढ़ाने में अगर हमारी व्यक्तिगत कुछ चीज़ें अगर पीछे छूट जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इस समय तो बेस्ट यही है कि दोबारा से राष्ट्र के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। नहीं, डेफिनेटली देखिए, समय का तकाजा भी है, चूँकि आज स्थिति ऐसी है, जिस मुहाने पे हम जो खड़े हैं, उस मुहाने पे किसी भी मेरे विचार से अगर इस समय परिवर्तन लाएंगे तो फिर विकास पीछे रुक जाएगा। इसलिए इस चीज़ को तो अभी एक गति जो बनी है, उस गति को आगे बढ़ाने के लिए ये निश्चित रूप से योगदान, लोगों सबका योगदान होना चाहिए। लाखन सिंह जी, बेहतर नहीं होता कि भारत रत्न के साथ साथ चौधरी चरण सिंह के विचारों को स्थापित किया जाता और भारत सरकार अगर एमएसपी किसानों को दे देती? आज भी किसान आंदोलित थे और किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते चौधरी चरण सिंह स्वर्ग गए, लेकिन अभी तक उनके विचारों को गति नहीं दी गई। बेहतर होता? डेफिनेटली बहुत बेहतर होता और बेहतर होगा भी, क्योंकि ये चीज़ देखिए, किसान के मुद्दे की जहाँ तक बात है, किसान एक ऐसा है जो सबसे असहाय, समाज का जो असहाय प्राणी है और सबसे ज़्यादा संख्या में भी वही है, लेकिन उसकी अनदेखी, निश्चित रूप से इसको स्वीकार करने में हमें ना आपत्ति है, उसकी अनदेखी होती रही है। लेकिन ये समय के साथ देखिए, मैं एक बात सतपाल जी, एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब तक हम कहीं नीति निर्देशकों में जाकर के बैठेंगे नहीं, हमारे लोग अगर वहाँ पर नहीं बैठेंगे, मैं किसान जाति की बात कर रहा हूँ, किसानी के जितने भी लोग वहाँ जाकर के अगर सत्ता के साथ रहेंगे तो शायद हो सकता है कुछ बेहतर चीज़ें करवा पाएंगे। हम दूरियां बना करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर राजनीतिक सौदेबाजी की बात करें तो सपा के साथ 7 सीटें मिल रही थी, भाजपा के साथ 2 सीटें मिलने की बातें चल रही हैं, तो ये तो घाटा हुआ। नहीं, घाटा इसलिए नहीं है, घाटे की बात मैंने कहा ना, यहाँ नफ़ा नुकसान की बात ही नहीं है। मैं एक बात कर दूँ, देखिए, थोड़ा भले मिल जाए, लेकिन अगर मजबूत मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है ना। अगर हमको ज़्यादा ठीक है, 7 की जगह अगर 10 सीट भी अगर वहाँ मिल जाती और 10 में से हमारी शून्य रह जाती, क्या बात। अगर यहाँ 2 सीट भी मिली है, अगर दो तो जीत जाए तो फिर आप सोच रहे हैं कि ये फायदे का सौदा तो यही है ना। तो इसलिए इसमें, और फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें 2-7 का मसला नहीं है। मसला इस समय है कि हम राष्ट्र में हमारी इस समुदाय की, जाट समुदाय की भूमिका कितनी अग्रणी हो सकती है, क्योंकि इस समुदाय ने हमेशा अग्रणी रह करके काम किया है, आगे बढ़ कर के काम किया है, नेतृत्व करना जानता है। आज वो एक कहावत है ना कि अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। तो आज हम पढ़ लिख गए ना, तो पढ़ लिख करके अगर हम सत्ता के साथ रहेंगे तो शायद हो सकता है देश के लिए और अच्छे ढंग से अच्छा कर पाएंगे। अजीत सिंह जब लोकदल की कमान संभाल रहे थे, कहीं ना कहीं धरातल में पार्टी जा रही थी, एक उम्मीद जगी कि अब एक नया चेहरा, युवा आ गए हैं और वो लग रहा है कि अब पार्टी बड़ी होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है पार्टी की और आने वाले समय में जो स्थिति बनेगी, क्या लग रहा है आपको कि लोकदल वापसी करेगा? देखिए, समय का तो कुछ पता नहीं होता। कांग्रेस से शरद पवार जी अलग हुए थे, अलग पार्टी एनसीपी बनाई थी, और आज एनसीपी की हालत क्या है कि एनसीपी का नाम निशान ही लगभग मिट चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टियां बनती रहती हैं। चौधरी चरण सिंह ने भी 3 बार पार्टियां बनाई, तो लेकिन वो पार्टियों के स्वरूप बदलते रहे। आज राष्ट्रीय लोकदल का मैं तो समझता हूँ हित इसी में था कि अगर एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ में मिलकर के अगर वो सत्ता में भागीदारी उसकी बनेगी तो संगठन को भी मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा, तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं। पार्टी के साथ विलय होने की चर्चा भी कभी कभी आती है कि हो सकता है कि लोकदल खत्म करके भाजपा के साथ ज्वाइन कर जाएं। अगर ऐसा निर्णय हुआ तो इसे कैसा देखते हैं? अभी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक काल्पनिक सवाल है। लेकिन संगठन, हम तो यही चाहेंगे कि संगठन, जो भी संगठन में लोग काम कर रहे हैं, उसके ये अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन आज की जो तारीख तो यही कहती है कि पार्टी भले ही, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी देश की है
और भारतीय जनता पार्टी बड़ा जो समंदर होता है, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं आकर के। लेकिन भाजपा में एक अच्छी बात, मैंने एक बहुत बात देखी, उसने अभी तक भी, चाहे कोई भी पार्टी, जितने भी एनडीए में पार्टियां रही हों, उन्होंने कभी पार्टी में विलय नहीं कराया। उनको जहां जितने लायक सम्मान, आज अपना दल है वो अभी तक जो छोटी सी पार्टी है, लेकिन उसको मंत्री बना के रखते हैं। उन्होंने अगर ऐसे ही विलय कराने होते तो मेरे विचार से ये छोटी छोटी जो पार्टी है बहुत पहले विलय हो गई होती। मेरे विचार से वो अस्तित्व को बनाए रखने में उसमें बड़ी पार्टी की भी भलाई है। लेकिन चर्चाएं तो यही होती हैं कि पार्टी का भाजपा के साथ जिसका भी समझौता होता है वो पार्टी खत्म हो जाती है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी इस बात के विचारक थे कि समर्थन भी करते थे कि सहयोगी पार्टियों के साथ सरकार में रहना चाहिए। देखिए, सहयोगी पार्टियां वैसे मेरे विचार से इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है कि छोटी पार्टियां ख़त्म हुई हैं, चूँकि जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरी नॉलेज है, जितनी भी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां आज एनडीए में हैं, सबों का अस्तित्व बरकरार है, सब अपने अपने एग्जिस्टेंस है उनकी। चाहे अकाली दल रहे हों, चाहे अपना दल रहा हो, चाहे उधर से अब वहाँ शिवसेना का एक धड़ा रहा। शिवसेना पहले पूरी पार्टी रही, पूरी हमेशा भाजपा के साथ रही, कभी ऐसी, अभी तक तो ऐसा। अब मान लीजिए, सपोज करिए, हम मानते, आज सबसे बड़ा उदाहरण आपको जो पासवान की पार्टी है बिहार के अंदर, वो हमेशा एनडीए में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पार्टी का आज तक विलय बीजेपी में नहीं कराया गया। तो पार्टी का और छोटी पार्टियों का अस्तित्व बना रहे, वो बड़ी पार्टी के फायदे में होता है। उसका एक रीज़न मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि जिस वर्ग, चूँकि जो छोटी पार्टियां बनी हुई हैं वो किसी न किसी वर्ग समुदाय विशेष की बनी हुई हैं, और उस वर्ग को, मान लीजिए आपने अगर उस पार्टी को अगर आपने ख़त्म कर दिया, तो उस वर्ग, वो डिवीजन हो सकता है वहाँ उस वर्ग का, कम से कम वो वर्ग उस पार्टी के माध्यम से जो संगठन बना हुआ है उसमें एकजुट रहता है, और एकजुट होकर करके अगर वो पूरी की पूरी आती है तो वो समुदाय का पूरा लाभ आपको बड़ी पार्टी को मिलता है। इसलिए ये सोच अगर कोई सोचता, मेरे विचार से शायद नीति निर्धारक जो बड़ी पार्टी के लोग हैं, ये जो प्रश्न उठाते हैं ना, ये वैसे गलियारों में चीज़ की बातें हैं। बड़े लेवल पे शायद ये बातें, इन चीज़ों का जरूर सोचते होंगे कि वहाँ उनको जिंदा रखना बहुत आवश्यक है। जयंत चौधरी का भविष्य कैसा देख रहे हैं? देखिए, अभी तो अगर जिस प्रकार से एनडीए में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया है, मेरे विचार से बहुत अभूतपूर्व कदम है। क्योंकि इससे पहले भी देखिए, आपको याद होगा, मथुरा से जिस समय ये सांसद बने थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बने थे। तो उन्होंने बाहर रह करके भी देख लिया है, बाहर रह करके कितना है। आज मान लीजिए, अगर पहले एनडीए में होते तो आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में भागीदारी इनकी होती, और आज वहाँ जो उनके 8 एमएलए की जगह हो सकता है 15 एमएलए होते। तो कहने का मतलब है, सही समय पर सही निर्णय लिया है। मुझे तो इसमें इनका भविष्य उज्जवल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाखन सिंह जी। अगले मुद्दों पर फिर चर्चा करेंगे। ये थे मेरे साथ चौधरी लाखन सिंह जी, बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। और मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन चलते चलते यही कि निर्णय बहुत अच्छा है। बेहतर है विपक्ष में रह के लाठी खाने से सत्ता के साथ रह करके मलाई खाना अच्छा है। नमस्कार।